सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग चैप्टर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। फिज़िकल ज्योग्राफी का हमारा कोर्स चल रहा है 11th क्लास। तो चैप्टर 8 में हम बात करेंगे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अभी तक जो हम बात करते आए थे वो बात थी लिथोस्फीयर की। यानी अभी तक हमने आपकी जो अर्थ की बात थी, यानी जितना भी आपका कॉन्टिनेंट था, ओशनिक क्रस्ट थी, जितनी भी ज़मीनी बात थी उसके बारे में बात की। अब बात आती है एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर होता क्या है? एटमॉस्फेयर इज़ नथिंग। जब हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स की बात करी थी तो हमने देखा था जब प्लैनेट निकला था तो उसके चारों ओर एक गैसेस का मिक्सचर था जिसने उसे सराउंड कर लिया था। तो उसी मिक्सचर ऑफ गैसेस को जिसने हमारी पूरी अर्थ को, यानी ये हमारी अर्थ है, उस पूरी अर्थ को एक गैसेस के मिक्सचर्स ने कवर कर रखा है। उसी कवर को हम लोग एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। अब इस एटमॉस्फेयर में कई अलग अलग लेयर्स होती हैं, कुछ अलग अलग उसकी कंपोजिशंस होती हैं, कुछ अलग अलग वो बिहेवियर शो करती हैं। उसी के बेस पे हमने कुछ 3-4 पार्ट्स में उसे डिवाइड कर रखा है। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में मेनली हमें डील करना है। सो एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड इट एनवेलप्स द अर्थ ऑल अराउंड। इट कंटेन्स लाइफ गिविंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, आर्गन, ये इसके अलावा और भी कई गैसेस होती हैं, उन सब का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि गैसेस कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं। गैसेस में बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो नाम निकल के आता है ऑक्सीजन के बाद वो है CO2। CO2 की खासियत ये है कि ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन के ट्रांसपेरेंट होती है, बट जो आउटगोइंग होती हैं उसकी ओपेक होती है। यानी कि जब सन से कोई भी रेडिएशन निकलती है तो वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, ठीक है। फिर ये हमारे एटमॉस्फेयर में आती है। ये एटमॉस्फेयर को सरपास करते हुए फिर हमारे अर्थ तक आती है, और जब अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक होती है तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं। यानी शॉर्ट वेव रेडिएशंस सन से आती हैं और जो बाहर निकलती हैं वो लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं। और जो अर्थ से रेडिएशन बाहर निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल वर्ड यूज़ होता है ज़मीन के लिए, तो ज़मीन से जो निकलने वाली रेडिएशन है उसे हम क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जब ये शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है तो जो एटमॉस्फेयर में CO2 होता है उसको सरपास कर जाती है, उसमें एब्जॉर्ब नहीं होती है। बट जब ये लॉन्ग वेव बन जाती है, लॉन्ग वेव बनने के बाद CO2 इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड होता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी जब CO2 जैसी गैसेस इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इसको, ये जो हीट को बाहर नहीं जाने देती हैं, तो ये एक तरीके से ग्लास बन गया गैसेस का। ये गैसेस क्या कर रही हैं, जो हीट आई है उसे बाहर नहीं जाने देंगी, तो हीट एंट्रैप हो जाएगी। उसकी वजह से अर्थ की जो हीट है वो बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो इसी इफेक्ट को जाना जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से। यानी कि जो ऐसी गैसेस जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करें, जैसे कि CO2, ठीक है, आपका क्लोराइड्स होते हैं, फ्लोराइड्स होते हैं, ये सब भी एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। तो ऐसी गैसेस जो आपके टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लें वो कहलाएंगी ग्रीन हाउस गैसेस, और उनकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देखने को मिलेगा उसको हम कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो CO2 क्या कर रहा है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उससे ट्रांसपेरेंट है, बट जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उससे ओपेक है। नेक्स्ट इज ओजोन। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं। जो सबसे लोअर लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, उसकी अगली लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर की आपकी सिग्निफिकेंस ही यही है कि इसमें ओजोन पाया जाता है, ठीक है। अब ओजोन का काम क्या है? ओजोन एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएटिंग फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये एक तरीके से फिल्टर का काम करती हैं। जितनी भी यूवी रेज और हार्मफुल रेज सन से आती हैं उनको फिल्टर आउट करके पहले ही वापस कर देती हैं।
यानी एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले ही जब वो ओजोन से टकराती है तो वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, या फिर कह लीजिए ओजोन क्या करता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ओजोन वो एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये था ओजोन के बारे में। द नेक्स्ट वन इज वाटर वेपर। अब जिस तरह से गैसेस और हैं, उसके अलावा वाटर वेपर भी मिलता है। वाटर वेपर की भी बात करें तो ये भी एक तरीके की वेरिएबल गैस है, जो कि एल्टीट्यूड घटने के साथ साथ घटती आती है। यानी कम एल्टीट्यूड पे, अगर जैसे ये हमारी अर्थ है, तो यहाँ वाटर वेपर ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू अपर एल्टीट्यूड। और वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। इक्वेटर के कंपेयर में पोल्स पे कम वाटर वेपर मिलेगा। वाटर वेपर आपका आता है इवेपोरेशन से। जब हीट अर्थ पे पड़ती है तो उसकी वजह से इवेपोरेशन होता है। तो जितना भी आपका सी होते हैं, लेक्स होते हैं, रिवर्स होती हैं, वहाँ से वाटर कुछ बाहर इवेपोरेट होता है, और वही वाटर जो इवेपोरेट होता है वही आपका एटमॉस्फेयर में जाता है। तो जाहिर सी बात है तो जब वही वाटर आपका इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग्स में आता है, तो वो आपका एक वेरिएबल गैस का फॉर्म बन जाता है। तो अगर इक्वेटर पे बात करें तो इक्वेटर पे आपकी हीट ज़्यादा होती है। हीट ज़्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपको जो वेपर्स हैं इक्वेटर पे ज़्यादा मिलेंगे कंपेयर टू पोल्स। और जो आपका वाटर वेपर है वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा। तो ये तो कॉमन सेंस है कि जब ये अर्थ से ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इवेपोरेट होगा तो एयर मास ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा। इसके बारे में भी थोड़ा और देखेंगे। तो इसके ग्राउंड से करीब होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। वाटर वेपर ऑल्सो एब्जॉर्ब्स पार्ट्स ऑफ द इंसुलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व द अर्थ्स रेडिएटेड हीट। ठीक है, अब जो वाटर वेपर आपका एटमॉस्फेयर में है वो क्या करेगा, वो खुद भी कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो जो हीट आपकी टोटल अर्थ पे पड़ने वाली थी, उसमें से कुछ हिस्सा वो खुद एब्जॉर्ब कर पाएगा, जिस पे अर्थ पे खुद ही हीट कम पड़ेगी। इसका मतलब ये भी एक तरीके का ब्लैंकेट का काम कर रहा है, जो कि टेम्परेचर कंट्रोल करने में मदद कर रहा है, सो दैट द अर्थ नाइदर टू बिकम टू कोल्ड नॉर टू हॉट। Water vapor also contributes to the stability and instability in the air. अब वाटर वेपर का आपका काम ये भी रहता है कि एयर में स्टेबिलिटी रखना या इनस्टेबिलिटी बनाना। ये किस तरह से बनाते हैं, ये आप थोड़ा क्लाइमेटोलॉजी में ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे कि इक्वेटर पे जब होता है तो एक एयर मास होता है एक तरीके का पूरा, यानी आपका जो इवेपोरेट हो गया वाटर, वो यहाँ वाटर वेपर बन गया। ठीक है, अब ये क्या होगा, जहाँ पर अगर वाटर वेपर ज़्यादा बढ़ेंगे तो ये हाई प्रेशर बनेगा। ठीक है, हाई प्रेशर मतलब जहाँ पर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे वहाँ प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और ऐसा रीजन जहाँ पर प्रेशर कम होगा, यानी यहाँ पर ऐसे समझिए कि अब ये हाई प्रेशर रीजन होगा, लेकिन ये एयर मास हीट की वजह से ऊपर की तरफ उठेंगे, क्योंकि वार्म एयर जो होती है वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो जब ये ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो नीचे स्पेस खाली करेंगे, तो नीचे क्या होगा, स्पेस खाली होने की वजह से प्रेशर लो हो जाएगा। तो सराउंडिंग में जहाँ से प्रेशर हाई होगा वहाँ से एयर उठ के यहाँ आ जाएगी, हाई टू लो। और इस तरह की एयर के मूवमेंट को हम लोग विंड कहते हैं। ठीक है, ये क्लाइमेटोलॉजी में फिर से इसको एक बार कवर करेंगे। द नेक्स्ट इज डस्ट पार्टिकल्स। अब और गैसेस होने के अलावा कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, तो द हायर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ड्यू टू ड्राई विंड्स इन कंपेरिजन टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। इनकी कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा मिलती है, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में। जैसे ये अगर अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो ये आपका जोन्स बांटते हैं ना,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। फिर इसके अलावा एक पोलार जोन्स होते हैं ये, ठीक है। तो ये जो बीच का जोन होता है आपका, ये कहलाता है टेम्परेट। ये पोर्शन आपका ट्रॉपिकल और ये टेम्परेट। तो ये जो टेम्परेट जोन में आपका ये विंड भी ज़्यादा पाई जाएगी, तो जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स भी ज़्यादा होंगे, आपका इरोजन भी होगा, ठीक है। विंड चलेंगे उससे भी डस्ट पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब इसमें हम अलग अलग जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की उसके बारे में बात करेंगे। तो जब प्लैनेट्स का इवोल्यूशन हुआ था तब हमने बात करी थी कि जितने भी हैवियर एलिमेंट्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो किस में चले गए हैं, कोर में। और जो आउटर एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, लाइटर हैं। और जितना हम बाहर जाते जाएंगे एटमॉस्फेयर के उतने ही हमें एलिमेंट्स कैसे मिलते जाएंगे, लाइटर। तो यानी कि अगर हम बात करें कि सरफेस ऑफ द अर्थ से आगे बढ़ें, ठीक है, अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ से आगे बढ़ेंगे तो जो हमारी डेंसिटी है, इससे डिनोट कर रहे हैं, वो घटती जाएगी। एज द एल्टीट्यूड इज इंक्रीजिंग, यानी हाइट बढ़ेगी तो डेंसिटी घटती जाएगी। ये बात याद रखनी है। तो सबसे पहली लेयर होती है आपकी ट्रोपोस्फियर, इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जितने भी आपके क्लाइमेट वेदर चेंजेस होते हैं वो इसी लेयर के अंडर में होते हैं। अभी हमने देखा था, ये मान लीजिए अर्थ की क्रस्ट है और यहाँ से कुछ इवेपोरेशन होता है तो एयर ऊपर की तरफ मूव करती है। बट ये इक्वेटर की कहानी थी। अगर पोल्स की बात करें तो पोल्स पे क्या होगा, ये एयर सिंक करेगी। तो ये जो पूरी आपकी लेयर होती है, जहाँ तक आपका ये एयर मास जा रहा है पोल से लेकर इक्वेटर तक, ये पूरी इतनी लेयर को हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। अब इस लेयर में खासियत ये होती है कि आप कंसीडर करिए कि इक्वेटर पर आप हैं और इक्वेटर पे हीट बाहर निकल रही, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाहर आ रहे हैं। तो इससे जो जस्ट जुड़ा एयर का हिस्सा होगा वो ज़्यादा हीट होगा, फिर जो उससे हिस्सा जुड़ा होगा फिर वो उसके बाद हीट होगा। यही तो कंडक्शन की प्रोसेस होती है। कंडक्शन की प्रोसेस क्या होती है कि मान लीजिए ये 3 बॉल्स आपने रखी हैं, इस बॉल को हीट देंगे तो इस बॉल के मॉलिक्यूल से होते हुए हीट इस मॉलिक्यूल में पहुंचेगी, फिर इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में। यानी हीट आपका फ्लो करेगी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और कब तक फ्लो करेगी, जब तक इन चारों बॉल्स का टेम्परेचर वो बराबर ना कर ले। तो जब इक्वेटर से हीट निकलेगी, जो इसके करीब का एयर का पोर्शन होगा उसमें हीट ट्रैवल करेगी, फिर वहां से उससे जो एडजेसेंट एयर मास होगा उसमें करेगी, फिर उसके अगले में करेगी। तो जो सबसे करीब होगा उसमें हीट ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हमारा टेम्परेचर घटता जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 बातें हमें कंक्लूड करनी है कि जो ट्रोपोस्फियर की हाइट होती है वो इक्वेटर पे ज़्यादा होती है कंपेयर टू पोल्स। पोल्स के कंपेयर में इक्वेटर की हाइट, इक्वेटर पे इक्वेटर पे जो आपकी ट्रोपोस्फियर की हाइट होती है वो ज़्यादा होती है। हालांकि थोड़ा वेरिएशन रहता है कि हो सकता है हमेशा इक्वेटर पे हाईएस्ट रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट ये पकड़ना है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर घटता जा रहा है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर तक हमने क्या देखा, जैसे जैसे हाइट बढ़ी टेम्परेचर घटता जा रहा है। तो ये तो ट्रोपोस्फियर की बात हो गई। नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फियर। अच्छा, जब ये ट्रोपोस्फियर हमने देखा, ये हमारा अर्थ था, ठीक है, अर्थ। फिर इसके बाद ये लेयर आई ट्रोपोस्फियर की। इसकी हाइट मान ली करीब ऐसी 18 किलोमीटर तक रहती है एट द इक्वेटर। पोल पे करीब 8 किलोमीटर करीब रहती है। फिर एक लेयर आती है स्ट्रेटोस्फियर। अब एक बात ये सोचनी है कि ये ट्रोपोस्फियर से जब हम स्ट्रेटोस्फियर में जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पर कोई बहुत ही फाइन बाउंड्री बनी हो कि
यहाँ से आप एंटर करते ही स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेचर है, नेचर चेंज होता है किसी भी पार्ट से किसी भी पार्ट में, तो एक तरीके से धीरे धीरे चेंज होता है। जैसे मान लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि आप किसी ऐसे जोन में जाए हो कि बिल्कुल यहाँ बाउंड्री हो और यहाँ पर आपके डेसिडियस फॉरेस्ट और यहाँ डेजर्ट हो, ऐसा तो नहीं मिलता है। अगर ये लोकेशन चेंज होगी तो धीरे धीरे चेंज होगी। तो इसी तरह से यहाँ पर है, अगर ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर में जा रहे हैं तो एक बीच में बफर जोन आएगा जहाँ पर कुछ वेरिएबल चेंजेस होंगे, जिसमें कुछ ट्रोपोस्फियर की भी प्रॉपर्टीज मिल सकती हैं, स्ट्रेटोस्फियर की भी मिल सकती हैं, जहाँ पे वो अपना ट्रांजिशन स्ट्रेटोस्फियर में कर रहा हो। तो इस तरह के बफर जोन को हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है, उसको कहेंगे ट्रोपोपॉज। तो हमने देख लिया, ये हमारी अर्थ, ये ट्रोपोस्फियर, फिर ये ट्रोपोपॉज, फिर ये आ गई आपकी स्ट्रेटोस्फियर। और स्ट्रेटोस्फियर का जैसे ही नाम आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस लेयर में आपका होता है ओजोन गैस। ठीक है, ओजोन क्या करेगा, आपका यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है। अब ये रेज एब्जॉर्ब करेगा तो जाहिर सी बात है, अभी तक जो टेम्परेचर घट रहा था तो यहाँ पर बढ़ेगा ना, क्योंकि अभी जो ट्रोपोस्फियर में हमने देखा कि जो रेडिएशन है सीधे पास होती आ रही है, वो उस पर इम्पैक्ट नहीं डाल रही है। बट अगर यहाँ पर इम्पैक्ट आ रहा है तो अगर यहाँ से आप देखेंगे ओजोन में हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो ओजोन का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और वैसे भी आपको इतना तो समझना है कि अगर यहाँ पे कुछ चेंज तो हो रहा होगा ना ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर में, तभी तो उसको नया नाम दिया है। तो ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर में जाने की में आपको ये समझना है कि ओजोन लेयर आती है, ओजोन की वजह से आपकी हीट एब्जॉर्ब होती है, और हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से जो हम कह रहे थे कि हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर घट रहा है, तब वो घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा। ठीक है, लेयर चेंज होने पे टेम्परेचर का बिहेवियर भी अल्टरनेट हो जाता है, ट्रोपोस्फियर में घटेगा, स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मीजोस्फियर। मीजोस्फियर का कोई काम नहीं है। अब मीजोस्फियर में आपको इतना पता है कि स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर बढ़ रहा था। अब मीजोस्फियर में तो कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स है नहीं जो एब्जॉर्ब करें, और इसका जो एम्बियंस है थोड़ा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी रेरिफाइड हो गए, यानी यहाँ पे गैसेस भी कम मिलेंगी, बहुत ज़्यादा गैसेस नहीं मिलेंगी। तो इसकी वजह से यहाँ से हीट डायरेक्ट पास हो जाएगी बिना किसी एब्जॉर्प्शन के, तो डायरेक्ट पास हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं है कि टेम्परेचर बढ़े, तो यहाँ पर हम कहेंगे मीजोस्फियर में टेम्परेचर घटेगा। तो मीजोस्फियर में सिर्फ इतना ही था। इसके बाद आता है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर क्या है, ये आपकी मीजोस्फियर थी। अच्छा हाँ, जब ट्रोपोस्फियर के बाद ट्रोपोपॉज आएगा, फिर स्ट्रेटोस्फियर आएगा, फिर स्ट्रेटोस्फियर के बाद आएगा स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, वो भी एक बफर जोन होगा स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर में। फिर स्ट्रेटोपॉज के बाद आएगा मीजोस्फियर, और मीजोस्फियर के बाद आएगा मेनोपॉज, और मेनोपॉज के बाद आपका आएगा थर्मोस्फियर। ठीक है, ये आपका स्ट्रेटोस्फियर की मान लीजिए लाइन है ये, फिर स्ट्रेटोपॉज, फिर आपका आएगा थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में भी क्या है, आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर को अगर हम मिला दें तो ये मिला के थर्मोस्फियर बन जाता है। ठीक है, तो आइनोस्फियर की बात कर लेते हैं, यानी स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर एक ये हिस्सा होता है आइनोस्फियर का। आइनोस्फियर में क्या होता है आपका, जब रेडिएशंस ऊपर से आती हैं तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा रेरिफाइड हो गए। ठीक है, तो इनमें कुछ पोलराइजेशन भी आता है, एनर्जी लेके ये कुछ आयनाइज हो जाते हैं, आयंस बना लेते हैं। अब ये आयंस हमारी कुछ मदद करते हैं, ये मदद करते हैं एफएम में, ये रेडियो वेव्स में मदद करते हैं। जो भी हम रेडियो वेव्स एक सोर्स से भेजेंगे तो ये इसी आइनोस्फियर में जाएगा, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी डेस्टिनेशन पे पहुँचेगा। ठीक है, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी में किसका काम रहता है, आइनोस्फियर। और आइनोस्फियर के ऊपर जो लेयर रहती है उसे कहते हैं एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ खास पता ही नहीं है, और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपकी दो ही लेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर में हमने देखा जैसे से इधर ही हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर आपका
घट घटेगा, टेम्परेचर घटा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप डायरेक्ट क्वेश्चन में बना सकते हैं। फिर एक रीजन आएगा ट्रोपोपॉज, ये बफर रीजन होगा, यहाँ पे कोई टेम्परेचर वेरिएशन की हम बात नहीं करेंगे। फिर इसके बाद हमने कहा था ट्रोपोस्फियर में घटेगा, स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ेगा, तो ये बढ़ा। फिर एक पॉज आएगा स्ट्रेटोपॉज, यहाँ हमने कोई टेम्परेचर चेंज की बात नहीं करी। फिर मीजोस्फीयर में हमने देखा था बहुत ही जो एम्बियंस है, मॉलिक्यूलर एम्बियंस रेरिफाइड है, कुछ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी लॉसेस भी उसमें बहुत ही रेयर होंगी, तो आपका वहाँ पे भी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा। ठीक है। फिर थर्मोस्फीयर में हमने देखा था आयनाइजेशन होता है, तो आयनोस्फीयर में वो टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है। तो यानी टेम्परेचर का अल्टरनेट रहता है, घटता है, बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ट्रोपोस्फियर इज किससे रिलेटेड है आपका, टेम्परेचर चेंज से याद रखेंगे। स्ट्रेटोस्फियर जब भी बात आए ओजोन से याद रखना है। मीजोस्फियर में सिर्फ टेम्परेचर चेंज की बात करेंगे, और थर्मोस्फियर में बात होगी तो सिर्फ आइनोस्फियर की, और आइनोस्फियर का मतलब रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन। ठीक है। तो इस चैप्टर में आपका इतना ही था, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।